नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। 1857 की क्रांति बहुत बढ़िया तरीके से अपने चल रही है। हालांकि क्रांति 1857 में ही हुई है, लेकिन आज भी अपन उसको जी रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से जो आप लोगों को दिख रही है कक्षा 9 की किताब, और इसकी कक्षा 9 की किताब की आज ये तीसरी क्लास है। और यदि आरबीएससी के बैच को देखें अपन तो ये क्लास नंबर 62 है, 62वीं क्लास है। अब देखना, एक चीज आपने नोट की होगी, चारों तरफ कहीं भी आप उठाकर देखो आरबीएससी की क्लासें, आरबीएससी की पुस्तकें, और इन पे ही जो है अब सारी चीजें देखने को मिल रही है, आपको चारों तरफ देखने को मिलेगी। कारण क्या है कि अपन ने ये कमजोर नब्ज 3 महीने पहले पकड़ ली थी। आज अपन 62वीं क्लास में आए। अपन तो सप्ताह की 5 क्लास ही पढ़ते हैं। कक्षा 10 की किताब अपन ने पूरी पढ़ ली है, और वो भी नोट्स मेकिंग पैटर्न पे। ऐसा नहीं है कि कक्षा 10 की पीडीएफ ही यहाँ पे लगा के और वो पढ़िए, पूरे प्रॉपर नोट्स, उनके प्रॉपर चित्र वापस साथ में, पूरी मेहनत के साथ। कि ये चाहे पेड क्लास नहीं हो, लेकिन विद्यार्थियों की यहाँ पे उसी तरीके से भावनाएं जुड़ी है कि पेड क्लास से भी बेटर यदि कहीं मिल सकता है तो वो जीजीडी पे मिलेगा। इसलिए इसके अंदर कोई कोताही अपन बरतते ही नहीं। वैसे भी क्लासेस में कोई कोताही नहीं बरतते, लेकिन अब चारों तरफ देखने को क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये कमजोर नब्ज अपन ने पहले ही पकड़ लिया। अच्छा, मैं आप लोगों को इसके लिए भी आश्वस्त कर सकता हूं कि इन क्लासेस के अलावा आप लोगों को यदि थ्योरी जैसे पढ़नी है, कि कई विद्यार्थी कहते हैं थ्योरी पढ़नी है सर, तो क्या पढ़े? तो थ्योरी के लिए तो ये किताबें है ही, ये पढ़नी है। इसके अलावा थ्योरी पढ़नी है तो ये क्लासें हैं, इनसे प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि थ्योरी के लिए कोई सार संग्रह भी लगेगा या कोई लेनी जरूरी होती है। हाँ, ऑब्जेक्टिव किताबें आप पढ़ सकते हो। अब इसमें एक पक्ष ये भी है कि सर की ऑब्जेक्टिव आई है इसलिए सर ऐसा कह रहे हैं, नहीं। कि थ्योरी के अंदर भी क्या सार संग्रह आप लोगों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूं, तो आप लोगों के पैसे तो बचेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी ही किताब पढ़ लेना, कोई भी ऑब्जेक्टिव आप पढ़ सकते हो साथ में। कि प्रश्न कैसे बनेंगे, उसके आंसर कैसे देने, ये जरूरी है। ऑब्जेक्टिव आप साथ में लगा सकते हैं। मुझे नहीं लगता इन क्लासेस के बाद आपको थ्योरी की कोई किताब की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता ही नहीं है। थ्योरी की किताब चाहिए तो ये 9th-10th की किताबें हैं, वैसे ही वही पढ़ो ना, डायरेक्ट मूल ही। तो वो चीज है, और उसको भी हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लासेस अटेंड कर लो, सब कुछ आ गया इसके अंदर। इसके अंदर एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ में ही पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी पीछे अपन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, करा शुरू, आज की क्लास शुरू करा। कल की क्लास के अंदर अपने अहुआ का संघर्ष पढ़ लिया था, नीमच की क्रांति पढ़ ली थी, एरनपुरा की क्रांति पढ़ ली थी। आज अपन चलते हैं कोटा। 1857 की क्रांति में दो ऐसे केंद्र रहे हैं जहां पे छावनियां नहीं होते हुए भी भाई साहब दमादम हो गए हैं वहां। ठीक है, क्योंकि वहां पे बहुत तगड़े तरीके से जो है क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियों को अंजाम दिया है। अब उनमें से एक है कोटा, एक तो हुआ कल पढ़ा अपन ने, एक है कोटा। ठीक है, अब देखिए कोटा के अंदर विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। कोटा के अंदर समझना, एक एक चीज, एक एक प्रश्न निकलेगा। पूरी जैसे कि मूवी चल रही है, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पीए यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था? ये था मेजर बर्टन। ये कौन था? मेजर बर्टन। ठीक है, और यहाँ के शासक कौन थे? शासक थे राम सिंह जी। शासक कौन थे? राम सिंह जी। अच्छा, एक काम करेंगे, एक ध्यान रखना, मैं आप लोगों को दो इमेज बना के डालूंगा, दो फैक्ट की इमेज बना के डालूंगा टेलीग्राम पे। वहां पे अपन क्या करेंगे, ये जो जहां पे जैसे कि पॉलिटिकल एजेंट जहां जहां कौन कौन है, उसकी एक तो इमेज डालूंगा मैं। जितने भी है सारे के सारे, एक तो वो इमेज डालूंगा मैं। कल आप लोगों के, आज ये क्लास देख रहे हो, कल तक आप लोगों के टेलीग्राम पे अपन डाल देंगे। ठीक है, और एक डालेंगे शासक कौन कौन से वो, और एक जो सैनिक टुकड़ियां हैं उनसे रिलेटेड। तो 2-3 मैं इमेज डालूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जुड़ जाना आप, वहां से ये प्राप्त कर लेना। ठीक है, गौरव ज्ञान धारा जो इस चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का, वही टेलीग्राम का भी नाम है। सर्च करके भी जुड़ सकते हो, या हर क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को उसका टेलीग्राम का लिंक भी, हर क्लास, कोई भी क्लास जीजीडी की उठा के देख लो, डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक है। तो डायरेक्ट लिंक से भी जुड़ सकते हो, ऐसे भी जुड़ सकते हो, या वेबसाइट पे जाके जुड़ सकते हो ggdhub.com, वहां पे जाके कनेक्टिविटी वेबसाइट देख लो, है ना। तो वहां पे जो है वेबसाइट के अंदर देख लो कि टेलीग्राम से जुड़ने का कॉन्टेक्ट अस उसमें लिखा रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हो। बहुत सारे रास्ते हैं जुड़ने के, तो वो जरूर ले लेना और याद कर लेना। अब देखिए कौन था बर्टन। बर्टन की विवादित सलाह थी, क्या थी? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है और उनका रवैया अंग्रेज विरोधी है। बर्टन ने महाराव से उन अफसरों को पदच्युत करने की और अंग्रेज अधिकारियों को सौंपने की मांग की, ताकि उन्हें दंड दिया जा सके कि इनको पदच्युत करो, इनको हटाओ और इनको हमें सौंप दो, यानी अंग्रेजों को सौंप दो, ताकि उनको दंडित किया जाए। कुछ लोगों का रवैया सही नहीं है। कौन कौन थे उसमें? जयदयाल,
मेहराब खां और जियालाल, ये तीन थे। कौन? जयदयाल, रतनलाल और जियालाल, ठीक है। और एक मेहराब खां और है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, मेहराब खां, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इनके ऊपर संदेह जताया। अब मेजर बटन जिन मुख्य अफसरों को सौंपने की मांग कर रहे थे उसमें जयदयाल, रतनलाल और जियालाल थे, ये पूछ सकते हैं आप लोगों को। अब रतनलाल पे स्पेशल ध्यान रखना क्योंकि बहुत कम लोगों का ध्यान यहाँ पे जाता है। तो क्या ध्यान रखोगे इसके अंदर? इसके अंदर जयदयाल, रतनलाल और जियालाल ये तीन प्रमुख थे। मेजर बटन द्वारा महाराव को दी गई ये गुप्त सलाह किसी प्रकार फौज और फौज के अधिकारियों के बीच लीक हो गई। अब बताओ, जब कोई ऐसी बात है वो लीक हो जाए, उनके बीच ही पहुंच जाए ये बात कि ऐसे चल रहा है, निश्चित रूप से क्रांति भड़कनी है, निश्चित रूप से क्रांति भड़कनी है। सैनिकों में आक्रोश हो गया। यह बात सुनते ही फौज के सभी सिपाही जो है गुस्से से पागल हो गए। फौज के सभी सिपाही गुस्से से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बटन से बदला लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। क्या भाई साहब, इस बटन को बटन दंडित करना चाहता है। दंडित करने का मतलब क्या? फांसी पे चढ़ाता। बटन दंडित करना चाहता है, इसका मतलब अब बटन को नानी याद दिलानी पड़ेगी। बटन भी वहां था, बटन के दो पुत्र भी थे, फ्रैंक और ऑर्थर, है ना। तो बाद में बटन को भी मारा, उसको मार के उसका सिर जो है पूरे कोटा के अंदर घुमाया। फ्रैंक और ऑर्थर को भी मारा, उसके बेटों को भी मारा क्रांतिकारियों ने। और इनका एक डॉक्टर था सैडलर कॉटम, उसको भी मारा, उसको भी मारा, मौत के घाट उतारा। ये सारे के सारे, एक बार पूछा था फ्रैंक और ऑर्थर, ये ध्यान रखना, इसके पुत्र थे, इनको भी मारा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, बस बड़ा आगे चले। चलिए अब देखिए विद्रोह की तिथि, ये ध्यान रखना, विद्रोह की तिथि इसलिए ध्यान रखनी है क्योंकि क्रम पूछा जाता है, क्योंकि क्रम पूछा जाता है। यहाँ पे 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। रेजिडेंसी पर हमला करते हैं। कोटा के सैनिक और क्रांतिकारी मिलकर ब्रिटिश रेजिडेंसी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। बर्टन की कर देते हैं हत्या। क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन की और उनके दोनों पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों पुत्र कौन? फ्रैंक और ऑर्थर। फ्रैंक और ऑर्थर, इनकी हत्या कर दी। डॉक्टर सैडलर कॉटम को भी मार दिया। डॉक्टर सैडलर कॉटम, इसको भी मारा, सबको मारे, ठीक है। देख लो यहाँ पे चित्रों में भी देखो ना आप, साथ साथ देखो, यहाँ ब्रिटिश रेजिडेंसी लिखा, इसको जो है आग लगा दी यहाँ पे, ठीक है। और ये बटन को पकड़ लिया भाई साहब, बटन को मार दिया और इसके दोनों पुत्रों को भी मौत के घाट उतार दिया, ठीक है। ये यहाँ पे हुआ था घटनाक्रम। स्क्रीनशॉट लेना ले लो, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए महल पर कब्जा। अब ब्रिटिश रेजिडेंसी तो गई, अब राजा जी की बारी। अब राजा जी की बारी इसलिए क्योंकि राजा जी को ये सलाह दी थी और राजा जी इनके पक्ष में थे, अंग्रेजों के। किसके? अंग्रेजों के पक्ष में थे। ज्यादातर राजस्थान के राजा अंग्रेजों के पक्ष में थे। ये दुर्भाग्य था राजस्थान का उस समय। क्रांतिकारियों ने पूरे शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया, जिससे महाराव अपने ही महल में एक प्रकार से कैदी बन गए। होम अरेस्ट कर लिया इनको। इनको क्या कर लिया? होम अरेस्ट, अंदर ही नजरबंद कर दिया। मतलब कहीं अलग से जेल में नहीं डाला, चारों तरफ से घेर दिया, अंदर से कहीं जा नहीं सकते, कनेक्टिविटी सारी कट चुकी थी। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, है ना। ये तो गोसाई महाराज एक आए थे, कन्हैयालाल जी, उनकी मध्यस्थता के कारण 9 शर्तें थी, उसका एक समझौता हुआ था इनके बीच में बाद में, ठीक है, तब जाके इनको छोड़ा था। अब देखो, और वो भी करौली के मदन पाल आए तब छुड़ाया है। क्रांतिकारियों ने महाराव को एक विशेष संधि पत्र हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जिसमें 9 शर्तें थी। और इसमें इसमें मध्यस्थता किसने की, ये इसके अंदर नहीं दे रखा है। ये इसके अंदर आप लोगों के आरबीसी में नहीं दे रखा है, लेकिन ध्यान रखना, यहां पे आप लोगों को ध्यान रखना है, महाराज कन्हैया लाल, गुसाई महाराज कन्हैया लाल की मध्यस्थता थे, ठीक है। इस संधि पत्र की एक प्रमुख शर्त यह लिखवाई गई कि मेजर बटन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश पर की गई है। ये भी लिखोगे, हमने की है, लेकिन इस पे ये लिखो कि इसके आदेश मैंने ही दिए थे महाराव को, का कि ये करना पड़ेगा आपको। व्यवस्था देखिए इनकी क्या थी। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक उन्हें करौली राज्य के सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। करौली के मदन पाल आए थे इनको छुड़ाने के लिए। इनको छुड़ाने कौन आए? करौली के मदन पाल की सेना आई थी यहाँ पे क्रांतिकारियों से संघर्ष करने, तब जाके जो है कोटा के महाराव राम सिंह जी को छुड़ाया गया है यहाँ से, है ना, ये ध्यान रखना। और
कोटा के महाराज राम सिंह की बटन की जो है सुरक्षा नहीं कर पाए, इसलिए इनकी तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 की थी, और मदन पाल ने यहाँ पे आके बहादुरी दिखाई थी, इसलिए उनकी तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई थी। ये ध्यान रखना दोनों की दोनों चीज, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखिए 6 महीने का अधिकार, कोटा शहर पर क्रांतिकारियों का लगभग 6 माह तक पूर्ण नियंत्रण और अधिकार रहा। 6 महीने तक ये क्रांतिकारियों के दिन रही है पूरा का पूरा कोटा शहर। इस दौरान उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों और जिले के विभिन्न कोषागारों को लूटा और उसमें आग लगा दी, ठीक है। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का भी आंतरिक समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था, ठीक है। इसी कारण ये इतने समय तक यहाँ पे राज कर पाए। 6 महीने तक जो है इन्होंने शासन किया है यहाँ, ठीक है। ये ध्यान रखना है, मतलब 15 अक्टूबर से लगा के मार्च 1858 तक की बात है, मार्च 1858 तक, है ना, ध्यान रखियो, ले स्क्रीनशॉट। फिर क्या होता है, 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स का आगमन होता है। कोटा को मुक्त कराने के लिए मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर आते हैं। 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 को चंबल के किनारे पहुंचते हैं। रॉबर्ट्स ने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्हें कोटा से भागने पर पूरी तरीके से विवश कर दिया। अंततः क्या हुआ, कोटा को क्रांतिकारियों के नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त कराया गया और विद्रोही सैनिकों को अमानवीय दंड दिए गए तथा क्रांतिकारी नेता जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। ये प्रश्न एक बार हूबहू पूछा, यहां से हूबहू पूछा, कई सारी ऑथेंटिक किताबों के अंदर यह दिया गया है कि जयदयाल को और मेहराब खां को यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन 9th की इस किताब में लिखा है कि तोप से उड़ाया तो तोप से उड़ाया, और उसी चीज को जो है इन्होंने आयोग ने माना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जयदयाल को तोप से उड़ाया और बाकी जो है सैनिक पकड़े गए थे उनको भी बहुत खतरनाक दंड दिए गए यहाँ पे। और दमन किसने किया, रॉबर्ट्स ने किया। 22 मार्च 1858 ये कोटा की जो क्रांति हुई थी उसका अंत होता है यहाँ पे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले आगे बेटा। ये देखो यहाँ पे पता भी चलेगा आपको जयदयाल यहाँ पे क्रांतिकारियों का कैसे दमन किया वो। अब अन्य राज्यों के अंदर, ये कोटा की तो हो गई, अन्य राज्यों के अंदर क्या क्या चीजें हुई ये भी आप लोगों से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले चलते हैं अपन भरतपुर और अलवर के अंदर। भरतपुर रियासत में देखिए भरतपुर में क्या स्थिति थी। भरतपुर राज्य भौगोलिक रूप से आगरा और मथुरा के काफी निकट स्थित था। आगरा मथुरा के निकट ही है। यदि आज भी वृंदावन जाना है, वहां जाना है, तो अब हम जैसे यहाँ पाली से चले तो हम भरतपुर उतरेंगे पहले ट्रेन से, फिर वहां से आगे जाएंगे। मैं भरतपुर उतरा था इसलिए मुझे पता है। तो ये देखिए उत्तेजना का कारण, मथुरा में विद्रोह भड़कने के तुरंत बाद भरतपुर शहर में भारी उत्तेजना और अशांति फैल गई वहां पे, और वहां के लोग, भरतपुर के लोग मथुरा और यहाँ पे अप डाउन भी करते है ना, वहां पे बहुत सारा मिला जुला प्रभाव देखने पड़ता है संस्कृति का वगैरह सब। तो शहर में फैली इस उत्तेजना के प्रभाव से भरतपुर की स्थानीय सेना ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। यानी प्रभाव कहां से पड़ा था, मथुरा से पड़ा था, ठीक है ना, मथुरा से प्रभाव पड़ता है। स्क्रीनशॉट लो हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे महाराजा की सलाह क्या थी, देखो भरतपुर के महाराजा ने वहां के ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को तुरंत भरतपुर छोड़कर चले जाने की सलाह दी कि यहाँ पे रहना आपके लिए सेफ नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये इन मॉरिसन को सलाह दे रहे हैं। ये मेजर मॉरिसन है भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट, ध्यान रखना। महाराजा को यह गहरा डर था कि मेजर मॉरिसन की उपस्थिति के कारण नीमच के उग्र क्रांतिकारी भरतपुर पर सीधा हमला कर सकते हैं, कि नीमच वाले जो आए हैं वो खतरनाक है भाई, वो भरतपुर पे हमला कर सकते हैं। मॉरिसन कहे कि तू जा भाई, तू जा, तू ही है जीरो जंजाल, तू निकल तू। तो पलायन कर गया। ये महाराजा की इस रणनीतिक सलाह को देखते हुए मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया और काटिया इंगे तो है नहीं, इन्हें काटियो है भरतपुर महाराजा, निकालियो कि तू निकल नहीं तो लंका लाग जी, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए भरतपुर में जन विद्रोह और विषम परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई। क्रांति की पूरी अवधि के दौरान भरतपुर रियासत की आंतरिक स्थिति अत्यंत नाजुक और विषम बनी रही। क्रांतिकारी सैनिकों ने अनेक टुकड़ियां निरंतर भरतपुर राज्य की सीमा से होकर गुजरती रही। क्यों, क्योंकि रास्ता था दिल्ली जाने का, दिल्ली जाने का रास्ता था, तो यहां से काफी सारी सैनिक टुकड़ियां निकली है। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता ने इस विप्लव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुलकर क्रांति के मैदान में उतर आई थी। ये ध्यान रखना, जनता का समर्थन कहां पे ज्यादा देखने को मिला है, तो यहां कौन थे ज्यादा, गुर्जर और मेवाती, ठीक है। इन्होंने क्रांतिकारियों को पूर्ण सहयोग किया है। और जनता का मनोबल कैसे बढ़ा हुआ था, देखिए जब पड़ोसी आगरा जिले में
अंग्रेजों की शक्ति सिमटकर वहां के लाल किले की चार दीवारी तक सीमित रह गई तो भरतपुर की जनता को यह दृढ़ विश्वास हो गया कि अब भारत से ब्रिटिश सत्ता हमेशा के लिए समाप्त होने जा रही है, क्योंकि चारों तरफ अत्याचार कर रहे थे और अब लाल किले में सिमट के रह गए हैं। तो इनको पक्का विश्वास था कि भैया अब जो है अंग्रेजों के बोरिया बिस्तर बांधने का समय आ चुका है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े। क्रांतिकारियों का आगमन देखिए अलवर रियासत में। दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के अलवर रियासत में प्रवेश करने के कारण वहां भी तेजी से क्रांतिकारी गतिविधियां हुई। कहां से आए? दिल्ली के कुछ क्रांतिकारी थे। अलवर एनसीआर क्षेत्र है, ठीक है, एनसीआर क्षेत्र उसके अंदर अलवर आता है, तो यहां से जो है कनेक्टिविटी इनकी। अब देखो गुर्जरों का विद्रोह। अलवर रियासत के गांवों में रहने वाले गुर्जरों ने भी अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की तर्ज पर ब्रिटिश विरोधी भावना का जमकर और खुलकर प्रदर्शन किया। और क्या हुआ इससे? इन क्रांतिकारियों और विद्रोही स्थानीय लोगों ने अपनी उग्र गतिविधियों से अलवर के शासकों को काफी लंबे समय तक परेशान करके रखा। तो यानी अलवर और भरतपुर के अंदर स्थानीय जनता का बहुत ज्यादा सहयोग क्रांतिकारियों को मिला है और क्रांतिकारियों को यहां से अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। देखिए धौलपुर के अंदर, अब अलवर भरतपुर पढ़ लिया, धौलपुर एक एक चीज मैं बता रहा हूं और आप लोगों को शासक मैंने पहले ही बता दिए हैं कौन कहां पे शासक है। ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट और शासक के फिर भी मैं जो है फैक्ट बना के टेलीग्राम पे डलवा दूंगा ताकि आप उन्हें अच्छे से याद कर लेना। इसके अलावा सैनिक टुकड़ियां वगैरह डलवाऊंगा, तो गौरव ज्ञान धारा नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, उसे ज्वाइन करके रखना। ठीक है, अब देखिए धौलपुर रियासत में क्रांति, अक्टूबर दिसंबर 1857 की बात है। क्रांतिकारियों का धौलपुर में प्रवेश। राजस्थान की अन्य रियासतों की तरह धौलपुर रियासत में भी 1857 की क्रांति के दौरान गंभीर उपद्रव और अशांति फैली हुई थी। गंभीर उपद्रव और अशांति फैली थी। संयुक्त सेना का आगमन होता है। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारी एक संयुक्त सेना धौलपुर राज्य की सीमा में प्रवेश हो गई थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है प्रवेश। अब देखो ये प्रश्न बनता है कि ऐसी कौन सी जगह राजस्थान में जहां पे विद्रोह करने वाली सैनिक टुकड़ियां भी बाहर की है और दमन करने भी बाहर से सैनिक टुकड़ी आई है। यानी स्थानीय कोई भी नहीं थे, यहाँ क्रांतिकारी थे वो भी बाहर के थे। क्रांतिकारी कहां के थे? देखो ये क्रांतिकारी ग्वालियर और इंदौर के थे और दमन करने के लिए भी बाहर से सेना आती है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लो एक बार। तो धौलपुर विशेष रूप से आपको याद रखना है। देखिए क्रांतिकारियों से जुड़ा धौलपुर रियासत के सैनिकों और अनेक उच्च अधिकारियों के मन में क्रांतिकारियों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। इस सहानुभूति के कारण रियासती सेना और अधिकारी अपने राजा का साथ छोड़कर विद्रोहियों के साथ जा मिले और धौलपुर की राजसत्ता पूरी तरीके से खतरे में पड़ चुकी थी। ठीक है, एक कहानी चल रही है, जैसे आपको ऐसे ही पढ़ना है कहानी के रूप में। अब मैं वो मतलब मैं 9th क्लास रिपीडिया बना वो बता दो, इससे क्या होता है? रोचकता होती है, इससे दिमाग में चीजें सीधी बैठती। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको, आप चित्र भी साथ साथ देख रहे हो कि राजा जी टेंशन में आ गया कि अब तो भाई सत्ता पूरी तरीके से खतरे में पड़ गई। अब जैसे पिछला चित्र आप लोगों ने देखा तो यहाँ देखा कि क्रांतिकारी जो है आए हैं बाहर से, अब ग्वालियर और मथुरा के क्रांतिकारी आ गए। लास्ट में आप देख के आए कि क्रांतिकारियों का आगमन दिल्ली से आए हैं। अब यहाँ पे जो है गुजरों ने विरोध किया है, यहाँ पे शासकों को परेशानी हो रही है, तो महाराज टेंशन में बैठा है। तो इससे क्या होती है, चीजें स्थायी हो जाती है सीधी दिमाग में, है ना, ये मेन फर्क पड़ता है। अब देखिए राजा की घेराबंदी और लूटमार कैसे होती है। धौलपुर में नियंत्रण स्थापित करने के बाद बाहरी और स्थानीय क्रांतिकारियों ने मिलकर खूब लूटमार की। अब देखो चित्र है, देखो खजाना वजाना लूट ले जा रही है, लूटो रे मौज पड़गी रे, अब तो अंग्रेजों लूटो, अंग्रेज अपान लूटिया पहला जान से मारने की धमकी। देखिए क्रांतिकारियों ने धौलपुर के तत्कालीन राजा को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी मांगों को न मानने पर जान से मारने की धमकी दे दी। ये देखो ये घेर लिया यहाँ पे। ठीक है, राजा जी को बिठाया कि यहाँ पे आपने बातें नहीं मानी तो यहाँ पे जो है आपको जान से मार दिया जाएगा। राजा की व्यवस्था थी। अपनी जान को खतरे में देखकर धौलपुर के राजा पूरी तरह विवश हो गए और उन्होंने क्रांतिकारियों की सभी मांगों को बिना शर्त स्वीकार कर लिया। बिना किसी, इनकी कोई भी शर्त नहीं थी और यहाँ पे इन्होंने मांग को स्वीकार कर दिया कि जान बची तो लाखों पाए, वो वाली बात है। ठीक है, लीजिए बेटा जी स्क्रीनशॉट। अब देखिए धौलपुर में इस पूरे विद्रोह और सैन्य कार्रवाई का नेतृत्व राव रामचंद्र, नाम याद रखना, राव रामचंद्र और हीरालाल ने किया है। ठीक है, इन दो प्रमुख नेताओं ने किया है।
ये पूछते हैं कि यहाँ या तो ये पूछेंगे धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया, या इनका नाम देके पूछेंगे इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया। तो राव रामचंद्र और हीरालाल आपको ध्यान रखना है। इन नेताओं के कुशल नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने धौलपुर राजा की अधिकांश राजकीय तोपों पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। अब जितनी जो इनकी थी राजा की तोपें थी वो सारी सारी क्रांतिकारियों के अधीन हो गई, और धौलपुर कि इन छीनी हुई तोपों की सहायता से सैन्य शक्ति बढ़ाकर क्रांतिकारियों ने पड़ोसी क्षेत्र आगरा पर एक बड़ा आक्रमण कर दिया। अब धौलपुर से आगरा पास पड़ता है, आगरा जाने वाले धौलपुर होके जाते हैं, तो वहां पे जो है ये इस धौलपुर के राजा की तोपें थी, ये लेके और उन्होंने वहां बचेड़ू बुला दी कि आगरा किले पे हमला कर दिया। ठीक है, ये देखो क्रांतिकारी इस तरीके से ये लेके गए, देखो यहां से जो है तोपों पे कब्जा कर दिया और तोपे ले जाके वहां आगरा किले पे बचेड़ू बुला दी। ले भाई, ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। अब देखो पटियाला की सेना आती है यहाँ पे विद्रोह दबाने के लिए। विद्रोह करने वाले कौन थे? ग्वालियर और इंदौर वाले सैनिक थे। ठीक है, दिसंबर 1857 की बात है। धौलपुर में क्रांतिकारियों का यह आतंक अराजकता की स्थिति अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक लगातार बनी रही। अंततः दिसंबर 1857 में पटियाला के शासक द्वारा एक बड़ी सिख सेना धौलपुर के राजा की सहायता के लिए भेजी गई, और पटियाला से आई इस बाहरी सेना ने धौलपुर के क्रांतिकारियों को खदेड़कर वहां पुनः शांति व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित की। देखो सिख सेना आई है, पटियाला की सेना आई है, और पटियाला की सेना ने आके जो है यहाँ पे फिर क्रांतिकारियों को पराजित किया है। तो यानी कि आप एक चीज ध्यान रखें, धौलपुर वे जगह जहां पे क्रांति करने वाले भी बाहर के थे और क्रांति को दबाने वाले भी बाहर की सेना थी, यहाँ के स्थानीय कोई भी रोल नहीं था। तो यही चीज जो है आपको अलग से धौलपुर के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो अब जयपुर और टोंक चलते हैं। देखो जयपुर में राव शिव सिंह की सलाह, जयपुर के महाराजा को उनके एक प्रमुख पदाधिकारी राव शिव सिंह ने यह कूटनीतिक सलाह दी कि वे अंग्रेजों और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर दोनों से ही एक समान मित्रता पूर्वक संबंध बनाए रखें। मैं कह रहा हूं आने वाले समय आपको ये चीज पढ़ने को मिलेगी कि जयपुर के महाराज को यह सलाह किसने दी कि आप अंग्रेजों से और बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक है इनसे एक समान मित्रता बना के रखें। ये दी है भैया राव शिव सिंह ने दी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसके विपरीत महाराजा के प्राइवेट सेक्रेटरी जो निजी सचिव थे पंडित शिवदिन, ये तो है शिव सिंह और ये है शिवदिन। पंडित शिवदिन ने महाराजा पर केवल और केवल अंग्रेजों का साथ देने के लिए अत्यधिक जोर डाला। इसने तो शिव सिंह जी ने तो कहा था कि दोनों से बना के चलो, क्योंकि क्रांति का नेतृत्व तो उस समय कौन कर रहा था? बहादुर शाह जफर। और क्रांति थी किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ, कि आप दोनों से समानता बना के चलो। लेकिन यहाँ पे जो है शिवदिन ने कहा कि सिर्फ अंग्रेजों का साथ देना है आपको। ये इनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे, इन्होंने कहा। ठीक है, दोनों ही ध्यान रखना, शिव सिंह और शिवदिन, स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए क्रांति की योजना। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट बहादुर शाह से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का एक गुप्त षड्यंत्र रच रहे थे। कौन कौन थे? नवाब विलायत खां थे, मियां उस्मान खां थे, सादुल्ला खां थे। ठीक है, ये कांटेक्ट में थे मुगल सम्राट बहादुर शाह के। ठीक है, भेद खुल जाता है इनका। इन तीनों नेताओं द्वारा दिल्ली के मुगल सम्राट के साथ किए जा रहे गुप्त पत्र व्यवहार की भनक जयपुर के महाराजा को लग गई। ये चिट्ठियां भेज रहे थे, चिट्ठियों से जो है संपर्क साधे हुए थे। ये खबर लग जाती है कि इनको चिट्ठियां, देखो चिट्ठियां हाथ आ गई किसके? जयपुर के महाराज के। अरे भाई साहब वह मामला है के वो मामलो चल रही हो है, हमारे पीठ पीछे ये बातें हो रही है। तो महाराजा की कार्रवाई होती है। राजद्रोह और षड्यंत्र की बात मालूम होते ही महाराजा तुरंत दमनकारी कदम उठाए। महाराजा ने तुरंत दमनकारी कदम उठाए। सादुल्ला खां को जयपुर राज्य की सीमा से निष्कासित कर दिया, नवाब विलायत खां को बंदी बनाकर कारागार जेल के अंदर डाल दिया, और मियां उस्मान खां को भी बंदी बनाकर जेल के अंदर डाल दिया है। ठीक है, निष्कासित किसको किया है? सादुल्ला खां। इंपॉर्टेंट जहां है वहां पे मैं स्पेशल कह रहा हूं, जो अलग है उस चीज का ध्यान रखो। अब आपने नाम याद कर लिए कि विलायत खां, उस्मान खां और सादुल्ला खां थे। इसमें से देखो सिर्फ ये याद कर लेना कि सादुल्ला खां को निष्कासित किया है, बाकी फिर विलायत खां और उस्मान खां को जेल में डाला है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो टाबरो, अब देखिए टोंक रियासत में सैन्य विद्रोह। टोंक का नवाब पूरी तरीके से अंग्रेजों के समर्थन में था और उनके साथ खड़ा था। सभी जगह यही था, राजा और शासक जितने थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। यहाँ पे सेना का विद्रोह देखिए। नवाब के अंग्रेजों के प्रति झुकाव के बावजूद
टोंक की स्थानीय सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में ब्रिटिश सत्ता और नवाब के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बुझा दिया। यहाँ पे क्या है, नाम याद रखना है आपको, मीर आलम खां ध्यान रखना है। विलायत खां, सादुल्ला खां, ये सब आपको कहां ध्यान रखना है, जयपुर के अंदर। टोंक के अंदर आलम खां ध्यान रखना है आपको, टोंक के अंदर आलम खां को ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए स्क्रीनशॉट में फिर देखिए, विद्रोही जो टोंक सेना ने नीमच छावनी के क्रांतिकारियों को सहायता के लिए टोंक आने का औपचारिक निमंत्रण भेजा। नीमच वालों को कहा कि आप यहाँ आइए, आप यहाँ पे आओ, अपन मिलके धमाल मचाते हैं, ठीक है। किले की घेराबंदी करते हैं। नीमच के क्रांतिकारियों के टोंक पहुंचते ही दोनों विद्रोही सेनाओं ने संयुक्त रूप से मिलकर टोंक के नवाब के किले के चारों तरफ घेर लिया। वही बात, क्या हो, आप अपन मिलके जो है धमाल मचाते हैं और चारों तरफ से किले को घेर लेते हैं। अब देखिए, इस संकट के समय टोंक के नवाब ने विद्रोह पर उतारू सैनिकों को डराने और धमकाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु वे पूरी तरीके से असफल रहे और सेना पर नियंत्रण नहीं पा सके। क्या कहा, तुम सब गद्दार हो, विद्रोह छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। देखो, पूरी तरीके से डराने का काम किया है, लेकिन ये कहते हैं हम अंग्रेजों और नवाब के खिलाफ विद्रोह करेंगे, कोई हमें नहीं रोक सकता। कितना बढ़िया पिक्चराइजेशन, कितना शानदार तरीके से हुआ है कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। क्या समझना है कि टोंक में देखो औपचारिक निमंत्रण भेजा है, फिर इन्होंने चारों तरफ से टोंक को इनको घेर लिया है, फिर इसको जो है यहाँ पे ये कहते हैं तुम गद्दार हो, ये हो, वो हो, ठीक है। फिर बाद में जो है ये यहाँ पे ये हटा देना, ठीक है। ये जो है यहाँ पे डटे रहते हैं, क्रांतिकारी सारे के सारे डटे रहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखिए, अब मेवाड़ के सामंतों की नीति और योगदान देखते हैं। 1857 की क्रांति में सलूम्बर और कोठरिया का योगदान, और इससे भाई साहब बहुत बार प्रश्न बनता है। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह, कोठरिया के जोध सिंह, दो तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, ठीक है। अब देखो टाबरो, देखिए, मेवाड़ के सामंतों ने अहुआ यानी जोधपुर के ठाकुर कुशाल, मतलब अहुआ जोधपुर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि अहुआ जो है ठिकाना था जोधपुर का ही एक तरीके से। तो कुशाल सिंह के साहस से प्रेरणा लेकर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। और प्रमुख सामंत इसमें कौन थे, इसमें मेवाड़ के दो प्रमुख सामंत थे, सलूमर के रावत केसरी सिंह और कोठरिया के रावत जोध सिंह। दोनों से प्रश्न बन चुका है, दोनों से शानदार प्रश्न बना है, ठीक है। अब देखिए, गुप्त और परोक्ष सहयोग कैसे हुआ। मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के इन सामंतों ने अंग्रेजों के डर से खुलकर प्रत्यक्ष क्रांति में भाग नहीं लिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये क्रांतिकारियों के साथ थे। इन्होंने नीति बदलते हुए अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेताओं, ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों और क्रांतिकारियों के परिवारों को अपने यहाँ सुरक्षित रखा और शरण दी और आश्रय दिया। यह भी एक बहुत बड़ी हेल्प थी उस समय। मान लीजिए कि कहीं क्रांति हुई है और क्रांतिकारी कहीं युद्ध में वीर गति को भी प्राप्त हुए हैं, तो बाद में उनके परिवार और उनको जो है शरण जरूरी है देनी। तो वहां पे इन्होंने जो ये सलूमर और कोठरिया के जागीरदार थे, इन्होंने ये भूमिका बहुत अच्छी तरीके से निर्वहन की। मान लीजिए रसद सामग्री वगैरह उपलब्ध कराने क्रांतिकारियों को, तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तरीके से इन्होंने हेल्प की है, इसीलिए यहां से प्रश्न बन रहा है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, रावत केसरी सिंह सलूमर के और रावत जोध सिंह कोठरिया के, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ा। ओके, अब देखिए सलूमर के रावत केसरी सिंह का संघर्ष कैसा रहा है। जागीरदारों को एकजुट करने का प्रयास किया। रावत केसरी सिंह ने अपने आसपास के अन्य जागीरदारों के वो एक साथ मिलाया और उन्होंने अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के साथ स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भरपूर सहायता की है, ठीक है। कुशाल सिंह को स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भरपूर सहायता की है। और उदयपुर के महाराणा ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के साथ जो सुरक्षा संधि की थी, केसरी सिंह ने उसका भी खुलकर विरोध किया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करके बैठे थे उसका भी विरोध किया इन्होंने। अंग्रेजों का दबाव था। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने केसरी सिंह की इन ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भारी दबाव डाला। और महाराणा की व्यवस्था थी, ब्रिटिश दबाव के बावजूद उदयपुर के महाराणा ने अपनी शक्तिशाली रावत केसरी सिंह के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। ये भी उनकी व्यवस्था थी, क्योंकि केसरी सिंह खुद भी बहुत शक्तिशाली सामंत थे, ठीक है। डायरेक्ट उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई उस समय नहीं की जा सकती थी। और सलूमर के केसरी सिंह ने तो बहुत बार आवाज उठाई अंग्रेजों के विरुद्ध, मेवाड़ के महाराणा को भी ललकारा था। कोठरिया के जोध सिंह जी का देखिए, ठाकुर खुशाल सिंह की सहायता। जब अंग्रेजों ने अहुआ गांव को पूरी तरीके से तहस नहस किया और अहुआ के ठाकुर खुशाल सिंह असहाय अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे, तब कोठरिया के रावत जोध सिंह ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया। और ये प्रश्न बन चुका है, इसको करोगे आप मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न परीक्षा में बना है। नाना साहब को शरण दी इन्होंने।
रावत जोत सिंह ने कोठरिया के प्रसिद्ध क्रांतिकारी पेशवा नाना साहब को उनके पूरे परिवार को शरण दी है। ये भी प्रश्न बना है भाई साहब, हर एक लाइन से प्रश्न बन चुका है और फिर से बनेंगे। इन्होंने ब्रिटिश नाराजगी की परवाह किए बिना इन सभी क्रांतिकारियों को अपने यहाँ सब प्रकार की सुख सुविधाएं दी है, ठीक है, और रसद भी उपलब्ध कराया। भावी परिणामों और अंग्रेजों के दंड की चिंता न करते हुए सलूम्बर और कोठरिया के रावतों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व त्याग, बलिदान और साहस दिया। तो इस तरीके से रावत जोत सिंह जो है ना, इन्होंने दो व्यक्ति तो ध्यान रखने, एक तो अहुआ के कुशाल सिंह जी, एक नाना साहब को भी शरण दी है, और ये प्रश्न दोनों से संबंधित बन चुका है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम से भी बनता है और काम से भी बनता है, लीजिए स्क्रीनशॉट। चले आगे, देखिए अब 1857 की क्रांति का दमन और शासन परिवर्तन और राजस्थान पर प्रभाव क्या पड़ा है। भारत में विद्रोह का दमन और शासन हस्तांतरण यानी 1858 हो गया है। विद्रोह का अंत कब होता है? अगस्त 1858 ईस्वी तक अंग्रेजों द्वारा समस्त भारत में फैले विद्रोह को पूरी तरीके से कुचल दिया था। ये कुचल ही नहीं पाते यदि क्रांतिकारियों को सबका सहयोग मिल जाता और अंग्रेजों को राजाओं का सहयोग नहीं मिला होता, तो अपने 1947 की जगह 1857 में ही आजाद हो चुके होते। लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि अपन उस समय चूक गए आजादी लेने से। कंपनी शासन की समाप्ति होती है यहाँ पे। नवंबर 1858 में एक ऐतिहासिक नीतिगत बदलाव के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को यानी ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया था। ये सबसे बड़ा बदलाव था यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे जो है ब्रिटिश ताज को कंपनी ने जो है अब ब्रिटिश क्राउन को शासन सौंप दिया था। अब देखिए महारानी विक्टोरिया की घोषणा और राजाओं का रुख। देखो इस समय वो कौन था, अपने क्या कहते हैं, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो क्या हुआ था 1858 के अंदर, इन्होंने लॉर्ड कैनिंग ने बहुत सारे क्रांतिकारियों को वापस फ्री कर दिया था यानी छोड़ दिया था। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को दयालु गवर्नर जनरल के रूप में भी जाना जाता है, इसका उपनाम है, निकनेम है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखो अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी राजा महाराजाओं के यानी नरेशों के पारंपरिक अधिकारों और विशेषाधिकारों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने का लिखित आश्वासन दिया गया है, इन राइटिंग दिया गया है, ठीक है। उदयपुर महाराणा द्वारा स्वागत किया है। मेवाड़ के महाराणा ने ब्रिटिश ताज के इस नए आश्वासन का खुलकर स्वागत किया है और अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने और उनके सम्मान में महाराणा द्वारा एक बहुत बड़ी और भव्य दावत यानी शाही भोज का आयोजन किया। देखो इतनी जबरदस्त दावत चल रही है, शाही भोज, अंग्रेजों को भी बुलाए यहाँ पे, और कहा है हमारे यानी कि राजाओं के क्या है कि आपके जितने भी अधिकार वगैरह वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसमें खुश हो गए यहाँ पे राजा जी, और राजा जी ने एक शाही भोज पे बुलाया कि आओ भाई साहब खानो खावा। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के पारंपरिक ढांचे में भी बदलाव किया। यद्यपि राजस्थान में 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपने मुख्य जन्य उद्देश्यों में असफल रहा, परंतु इस विप्लव के बाद राजस्थान के सदियों पुराने पारंपरिक सामाजिक राजनीतिक ढांचे में भी बदलाव हुआ है। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ। ब्रिटिश नीतियों के तहत राज्य में आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा का तेजी से विस्तार किया जाने लगा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के परिणाम स्वरूप राजस्थान में एक नए शिक्षित मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, है ना। जो कहते हैं अंग्रेजों ने, ये अंग्रेज चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा क्लर्क बनाओ, लिपिक बनाओ, जो हम कहें वो काम करें, वो वाले। तो ये यहाँ पे मध्यम वर्ग इसीलिए यहाँ पे उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब ये लैंग्वेज से सवाल बनने वाला है, जो लैंग्वेज से बनते हैं ना वो। अब देखिए प्रशासनिक सेवाओं और समाज में परिवर्तन क्या आया। अब प्रशासनिक सेवाओं और सरकारी नौकरियों में केवल जागीरदारों जागीरदारों तक ही सीमित न रहकर आम जनता की नियुक्तियां भी की जाने लगी। वैश्य समुदाय का बढ़ता प्रभाव। व्यापार और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए वैश्य समुदाय का सक्रिय सहयोग लिया जाने लगा। नए मध्यम वर्ग और वैश्य समुदाय को प्रशासन में महत्वपूर्ण पद दिए जाने लगे तथा उन्हें ब्रिटिश सत्ता की ओर से विशेष संरक्षण मिलने लगा। ये बहुत सारे जो है चेंजेस उस समय देखने को मिले थे 1857 की क्रांति के बाद, कि भविष्य में और ऐसी चीज होती है तो उसके लिए पहले से क्या रुख अपनाया जा सके। ये सारी चीजें लैंग्वेज के रूप में पूछी जा सकती है, फैक्चुअल प्रश्न इनमें से नहीं बनते। देखिए राजपूतों के महत्व में कमी और राजाओं की पूर्ण निर्भरता। नए शिक्षित वर्ग, आम जनता और वैश्य समुदायों को प्रशासनिक महत्व मिलने के कारण शासन व्यवस्था में राजपूतों का पारंपरिक दबदबा और महत्व धीरे धीरे कम होता चला गया। इस नए सामाजिक राजनीतिक बदलाव में राजस्थान के राजा और उनके जागीरदार अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अब पूरी तरीके से अंग्रेजों की कृपा के ऊपर निर्भर हो गए थे। अंग्रेजों की कृपा पात्र बन के रह गए थे वो। क्या अब, क्योंकि अब शिक्षा वगैरह ये बढ़ने लगी, एक नए नए समुदाय जो है उत्पन्न हो गए, तो फिर राजाओं को लगने लगा अब अपनी जो है सत्ता खतरे में है, तो वो पूरी तरीके से अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए थे यहाँ पे,
ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो। अब असफलता के कारण क्या थे, ये तो हुए कि ये कुछ बदलाव हुए वो अपन ने पढ़ा। अब असफलता के कारण क्या क्या थे, ठीक है। राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति, यानी कि राजाओं का रुख पूरी तरीके से अंग्रेजों के प्रति था। यदि क्रांतिकारियों को सहयोग मिल जाता तो सोचिए आपकी कितना जबरदस्त रिजल्ट आता। अब देखिए, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। ये तकरीबन पूरा राजस्थान आ गया, देख लो। ये कुछ सामंती थे, रावत केसरी सिंह जी, जोत सिंह जी जैसे, जो क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, या आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जी जैसे। बाकी तो सारे के सारे अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे, अपने ही सैनिकों को मारने के लिए अंग्रेजों को साधन उपलब्ध करा रहे थे। मुगल सम्राट बहादुर शाह तथा स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने हेतु आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी अंग्रेजों का साथ दिया है इन्होंने, ठीक है। राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। फिर क्या है, राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का भी अभाव था। आपसी विद्रोहियों, क्रांतिकारियों में भी आपसी एकता नहीं थी, संपर्क भी नहीं था इतना। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों को विद्रोहियों निपटने का अवसर मिल गया। यदि एक ही साथ सभी जगह क्रांति होती, पूरे भारत की बात करो चाहे, जो नियोजित तिथि थी 31 मई, अगर उसी दिन क्रांति होती एक साथ, तो अंग्रेज नहीं दबा पाते, क्योंकि कहां जाते। अब क्या हुआ, अलग अलग जगह हुई तो इधर की क्रांति दबा दी, फिर उधर चले गए, फिर उधर, तो इनको मौका मिल गया, इनको मौका मिल गया था। ये सबसे बड़ी कमी रही थी। और मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया, यानी बड़ी जो रियासतें थी, उन्होंने तात्या टोपे जब यहाँ पे आए तो इनको सहयोग नहीं मिला है यहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक कारण रहा है, स्क्रीनशॉट लो। देखिए चौथा कारण क्या है, राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा ने संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने की बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए। क्या आपस में ही तालमेल नहीं था, जो संपर्क करना चाहा कि एक तालमेल बिठाना भी चाहा तो वो भी भेदिए बहुत थे, सीधे अंग्रेजों को दे दिए, ठीक है। राजस्थान में अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, उनमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था, क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं था। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रण कौशल था और न ही अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षण उनको मिला था। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन, रसद और हथियारों की भी कमी थी। यानी एक तो होती है ट्रेन फौज होती है, एक तो ट्रेन सेना है, तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से लड़ती है, और एक अपन क्रांतिकारी है कि भाई अपने को क्या है कि लड़ना है, क्यों, क्योंकि अपने को आजादी चाहिए, बस इसलिए अपन लड़ रहे हैं। अब इनमें से कईयों को तो बंदूक चलानी आती नहीं, मान लो बंदूक मिल जाए, बंदूक चलानी नहीं आती, तो फिर कैसे लड़े, तो बंदूक यूं ही ठोकी कि यहाँ ठोक दा चलो, तो कितना संघर्ष करेंगे, है ना, वो चीज है। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांतियों का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया, और इस कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। बाकी जगह दमन कर चुके थे, तो फिर यहाँ पे जो है बची हुई शक्ति पूरी यहाँ लगा दी और यहाँ पे भी दमन कर दिया। चलिए स्क्रीनशॉट लो। अब देखिए और भी जो कारण इनमें रहे हैं क्रांति की असफलता के, कि सन 1857 की क्रांति की असफलता होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। क्या क्या बाद में क्या क्या हुआ, परिणाम, कारण तो थे, अब परिणाम था। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों को कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। संधियां तो ठेठ तक जारी रही है 1947 तक, ठीक है। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थानी स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अब वापस जो है आंदोलन नहीं हो सकता आगे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी थी, ठीक है। तो ये सारे क्या रहे हैं, परिणाम रहे हैं, ये सारे परिणाम रहे हैं क्रांति के। लो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ भैया अपनी ये क्लास कितने समय में पूरी हुई है, 39 मिनट के अंदर। 39 मिनट में अपन ने
न सिर्फ 30 स्लाइड पढ़ी है बल्कि उनको समझा है, हर एक चीज को जिया है चित्रों के माध्यम से, और बहुत अच्छी तरीके से ये चीज अपने पूरी पढ़ ली है, और एक एक प्रश्न जहां से कवर हो सकता है इसके अंदर बता दिया। अब मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों को गौरव ज्ञानधारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, वहां पे मैं आप लोगों को कल 2-3 फैक्ट उपलब्ध कराऊंगा जो इनमें यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट से संबंधित, सैनिक टुकड़ियों से संबंधित, राजाओं से संबंधित, या और भी अन्य भी कोई है जो आप लोगों को इसके अतिरिक्त भी पढ़ना चाहिए, वो मैं उपलब्ध कराऊंगा, उन्हें भी याद कर लेना। बाकी ऑब्जेक्टिव यदि आप तैयारी करना चाहते हो तो ये पुस्तक है ही जो धूम मचाई रही है। इसके अलावा रीट प्री की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चों, रीट प्री की ध्यान रखना, जो भी तैयारी कर रहे हैं टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, जिसमें यदि कॉम्बो में भी आप जाते हो तो 8 से 10,000 प्रश्न मिलते हैं आप लोगों को, और कॉम्बो नहीं जाते हो तो आप अलग अलग ज्वाइन कर सकते हो। मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज क्या प्राइस है? 50 रुपए में दी है आपको। सामान्य हिंदी क्या प्राइस है? 50 रुपए के अंदर। जनरल इंग्लिश भी क्या है? 50 रुपए के अंदर अलग अलग कॉम्बो लेते हो तो और भी फायदा हो जाता है इसमें। अच्छा, पर्यावरण के अंदर 70 टेस्ट दे दिए और लिए फीस क्या है? 65 रुपए मात्र। लेवल 1 का कॉम्बो जिसके अंदर साइकोलॉजी और ईवीएस दोनों मिलता है तो भी 100 रुपए है ना। ऐसे कहते हैं हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो लेते हो तो अलग अलग में जैसे 51 है, यहाँ पे 90 है। तो ये फर्क है कि यहाँ पे जो प्राइस तो कम है लेकिन क्वेश्चन बहुत शानदार तरीके से और बहुत सारे प्रश्न दिए हैं ताकि आपका संपूर्ण अभ्यास हो। ऐसी ही सीईटी की भी टेस्ट सीरीज है, सारी टेस्ट सीरीज है जो जीजीडी पे उपलब्ध करवाते हैं आपको, उनमें से ऐसे के ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूर करें। जैसे ही चैप्टर पूरा होता है तुरंत ही आप लोग अभ्यास करें इससे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी कमी कहाँ है और उसको सुधार करेंगे आप, तभी जो है बेहतर रिजल्ट मिल पाएंगे और आप नौकरी जल्दी लग जाएंगे, ठीक है। तो मेरी तो देखो, मेरा काम है सलाह देना, मेरा काम है आप लोगों को ये चीजें प्रोवाइड करवाना, लेकिन ये आपका निर्णय है कि आप इसे कब ज्वाइन करते हैं और कब अपनी रणनीति में शामिल करते हैं। जितना लेट करेंगे आप शामिल, उतना ही कम वैलिडिटी के लिए मिलेगी, जितने जल्दी आप एनरोल होते हैं उतने अधिक समय के लिए आप अभ्यास कर पाएंगे। तो यही है भैया, सादगी में सार है, बाकी सब बेकार है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।